मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी से हम अनुरोध करेंगे कि अब वो अपने मंतव्य, अपने उद्बोधन से हम सब लोगों को लाभान्वित करेंगे। डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी राजनेता के साथ साथ एक शिक्षक भी हैं और ये भारत के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात है कि चाहे वो केंद्र स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे हमारे राज्य स्तर पे तीनों शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, ये सभी किसी न किसी स्तर से शिक्षक के ऊपर टिकी हैं या शिक्षक को प्रदान की गई हैं। यानी शिक्षा व्यवस्था शिक्षक के कंधे पर है। ये सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के मंत्री हैं, जो कि शिक्षक हैं। डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी भी शिक्षक हैं, शिक्षा के मंत्री हैं। और शिक्षक होने के साथ साथ जो भी उसके दायित्व हैं उसका निर्वहन भी बहुत खूबी करते हैं। डॉक्टर द्विवेदी रिसर्च 2 माइनर और मेजर प्रोजेक्ट कर चुके हैं, 8 पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं और कम से कम 30 आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं, जो कि लीडिंग जर्नल में डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के। इकोनॉमिक्स के रेनाउंड एकेडमिशियन हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी और भारतीय जनता पार्टी संगठन के विभिन्न दायित्वों पर काम कर चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक धारा में आने में लंबा संघर्ष करके, इस हालांकि उम्र ज्यादा नहीं इसलिए लंबा संघर्ष नहीं करें, लेकिन शुरू से ही संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं आदरणीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी। हम आपको ससम्मान आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी। आप सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आभारी हूं आज कालीचरण पीजी कॉलेज का, इस प्रतिष्ठित कॉलेज के प्रबंधक आदरणीय बीके मिश्रा जी, जो हम लोगों के अभिभावक तुल्य हैं, समाजशास्त्र विभाग की हेड डॉक्टर मीना जी, और इस वेबिनार के संयोजक हम लोगों के अग्रज बड़े भाई समाजशास्त्री आदरणीय डॉक्टर पीएन मिश्रा जी। इस पूरे आज के वेबिनार से जुड़े हुए सभी विद्वान प्रतिभागीगण, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बीएचयू के पूर्व कुलपति, प्रयागराज केंद्रीय विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के तातिलब्ध प्रोफेसर, और मेरा सौभाग्य है कि मैं मेरा जो पीएचडी थीसिस था मॉनेटरी पॉलिसी पर, उसके एग्जामिनर भी सर रहे हैं। हालांकि उनका टीएडीए का चेक हमारे पास ही रह गया, उनके पास तक पहुंचा नहीं और हम लोगों के वैचारिक अभिभावक भी हैं। ऐसे अनेक बिंदुओं पर आपका समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। सौभाग्य से आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं। विशिष्ट वक्ता के रूप में जिनका मार्गदर्शन अभी हम लोगों को प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर के आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी पांडे जी, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर अजीत कुमार पांडे जी, बहुत ही विस्तार में पूरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जिन्होंने एक गहराई से प्रकाश डाला, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर सक्सेना जी हमारे प्रयागराज विश्वविद्यालय से। आप सभी लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे मित्र उपदेश वर्मा जी हैं, स्क्रीन पर कम लोग स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग जुड़े होंगे, इसलिए सभी ऐसे विद्वान जिनको मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर या नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसे सारे लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ आज कालीचरण पीजी कॉलेज को और आदरणीय डॉक्टर मिश्रा जी को कि आपने वह काम कर दिया जो मुझे करना चाहिए था। ये हमारा दायित्व था कि हम ऐसे विद्वानों को आमंत्रित करते, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर उनके विचार जानते और उसको फिर अपने विभागीय कार्यक्रमों में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते। लेकिन आपने आज ये आयोजन करके हमारा और हमारे विभाग का, या मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के संपूर्ण शिक्षा विभाग का एक मार्गदर्शन आप सभी लोगों ने किया है। इसलिए जिन लोगों ने भी अपने मूल्यवान विचार व्यक्त किए हैं,
उनको मैं अपनी ओर से, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार के संपूर्ण शिक्षा विभाग की ओर से आभार प्रकट भी करता हूं कि आप सब लोगों ने नई शिक्षा नीति की अलग अलग आयामों की व्याख्या करके हम लोगों का एक मार्गदर्शन किया है। सामान्य जो सिस्टम होता है सेमिनार वेबिनार का, तो अध्यक्षीय उद्बोधन उसमें बाद में सुनने को मिलता, लेकिन मैंने ही आदरणीय मिश्रा जी से अनुरोध किया था कि सभी विद्वानों को सुनने का अवसर मिल जाए, ताकि उसके बाद हमको कोई आप सबके व्याख्यानों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है और ना ही कोई नई बात कहने की स्थिति में मैं हूं, क्योंकि आज की परिस्थिति में आप सब लोग बेहतर समझ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, विभिन्न सरकारों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं तो आप सबके वक्तव्यों से जो बात समझ पाया हूं, उन्हीं कुछ बिंदुओं को रेखांकित करते हुए आपको यह आश्वासन देने के लिए उपस्थित हूं कि जिस तरह से लाखों लोगों ने इस नई शिक्षा नीति के विचार विमर्श में अपनी भागीदारी निभाई है, चाहे वो देश के 1000 लगभग जो विश्वविद्यालय हैं उनसे जुड़े हुए लोग, बड़ी संख्या में जो कॉलेजेस हैं उनसे जुड़े हुए लोग, अमेरिका की जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा जो छात्र हमारे देश में हैं उस पक्ष से जुड़े हुए लोग, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, विभिन्न शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों के प्रतिनिधि, शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि, छात्र संगठनों के प्रतिनिधि, जितने स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं शिक्षा क्षेत्र के, उन सब लोगों के व्यापक विचार विमर्श के बाद एक संवाद की लगभग 4-5 सालों की मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से ही शुरू हुई एक लंबी विमर्श की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये शिक्षा नीति आई है। और एक कंक्लूडिंग मार्गदर्शन जैसा कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिसका जिक्र आदरणीय पांडे जी और कई लोग कर रहे थे, और आप सब लोगों का जो मार्गदर्शन आज मिल रहा है या आगे और भी ऐसे आयोजन हम लोग करेंगे, मैं अपने विभाग की ओर से भी आप में से कई विद्वानों को आमंत्रित करूंगा। अभी परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि बैठकर विचार विमर्श नहीं हो सकता, लेकिन इसी वर्चुअल माध्यम से वो चर्चा करेंगे। और आपको ये जरूर भरोसा दिलाना चाहता हूं मैं, एक उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, और एक जिस वैचारिक धारा की उपज है ये नई शिक्षा नीति, जिस वैचारिक धारा में एक मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय प्रोफेसर त्रिपाठी जी जैसे लोग जुड़े हैं, उसी धारा का एक अंग होने के नाते मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जैसी अपेक्षा नई शिक्षा नीति में की गई है, विशेषकर बेसिक एजुकेशन के बारे में, उसको आप सबके मार्गदर्शन के अनुरूप अक्षरशः जैसी उसकी भावना है इन लेटर एंड स्पिरिट, उसके अनुरूप ही कम से कम उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में लागू करने का पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा, और उसमें जहां जरूरी होगा आप सब लोगों का मार्गदर्शन भी प्राप्त करूंगा, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आज के इस अवसर पर। बहुत सारी बातें आई हैं, मैं उनमें से उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं सुन रहा था, मैं जब जुड़ा तो आदरणीय बीके मिश्रा सर का शुरुआती उद्बोधन चल रहा था। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि उसके बाद से लगभग पूरी बात मैंने सुनी है। कुछ कारणों से बीच बीच में वीडियो ऑफ कर रहा था ताकि हमारी किसी मूवमेंट के कारण आपको डिस्टरबेंस ना हो, लेकिन सुन रहा था सबको। और जितनी गहराई से विश्लेषण आदरणीय प्रोफेसर पांडे जी ने, हमारे जो कुलपति जी गोरखपुर तकनीकी विश्वविद्यालय के, आदरणीय प्रोफेसर पांडे जी बीएचयू से, आदरणीय सक्सेना जी प्रयागराज से, और अंत में आदरणीय त्रिपाठी सर ने जो बातें कही हैं, आप सभी लोग जितनी बातें कही गई हैं उसकी जो प्रयोगशाला है, वो चीजें जहां पर लागू होने वाली हैं, लागू करनी है, वहां से जुड़े हैं। इसलिए निश्चित रूप से आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, आपकी दृष्टि महत्वपूर्ण है, और उससे हम लोगों को भी सहायता मिलेगी। मैं अभी तक कोशिश कर रहा हूं, मैं इस नई शिक्षा नीति को एक बार मैंने सरसरी तौर पर देखा, और उसके बाद मैं इसके एक एक सेगमेंट को गहराई से अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार चीजों को पढ़ रहा हूं कि जो मंशा है इस नीति की, कोई भी नीति जब आती है तो उसकी एक पृष्ठभूमि होती है, उस पृष्ठभूमि के अनुसार और आगे का जो एक उसका विजन होता है,
जो एक कार्य योजना होती है भविष्य की, उसको ध्यान में रख करके कोई भी नीति बनाई जाती है, उन चीजों की समझने की कोशिश कर रहा हूं। और मोटे तौर पर जो बातें अभी ध्यान में आई, 21वीं सदी के भारत की चर्चा हम पिछले 20 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में 21वीं सदी के अनुरूप नई शिक्षा नीति आने में विलंब हो गया। 2014 में मोदी सरकार आई, उसके बाद ये सोचा जाने लगा कि 21वीं सदी का भारत एक नया भारत है। 21वीं सदी के विश्व की आवश्यकताएं कुछ और हैं। 21वीं सदी का जो छात्र है उसका दृष्टिकोण अलग है, उसका परिवेश अलग है, उसके संसाधन अलग हैं, उसकी जो दृष्टि है भविष्य के प्रति, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो सब अलग हैं। अच्छा होता कि 21वीं सदी के शुरुआत में ही जो पहला दशक था, उसी दशक में एक नई शिक्षा नीति आ जानी चाहिए थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, एक लंबे विचार विमर्श के बाद इस समय एक नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें ज्यादातर जो लक्ष्य हैं वो 2030 तक के भारत को ध्यान में रख करके तय किए गए। बहुत सारी चीजें जब हम पढ़ रहे हैं तो ये बात आ रही है कि इसमें समय लगने वाला है। अभी 2010 साल का 15 साल का उसमें समय लिया गया है, चाहे विभिन्न कॉलेजेस को ऑटोनोमस मोड में ले जाने की बात हो, चाहे एक रिसर्च के एनवायरनमेंट को बेहतर करने की बात हो, ऐसे तमाम, चाहे टीचर्स की ट्रेनिंग को सुचारू रूप देने की बात हो, चाहे व्यवसायिक शिक्षा को पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट करने की बात हो। तो एक तरह से 2030 को ध्यान में रख करके बहुत सारी चीजें कही गई हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो हमारी नई शिक्षा नीति है, ये जो भारतीय प्राच्य विद्या की बात जो हम लोग करते हैं, जिस प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा की बात करते हैं, जो अनुभव से अर्जित है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों की जो ज्ञान की मीमांसा से जो अर्जित है, जिसकी कमी हमारे विद्वान समय समय पर कहते थे कि हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं, उस कमी को इस नई शिक्षा नीति ने पूरा किया है। भारतीय ज्ञान की परंपरा की विरासत से, जड़ों से जुड़ने की कोशिश हुई है। इसलिए कल आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो हायर एजुकेशन के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के उनका हुआ है, तो उसमें उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है, जड़ से जग तक, कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। जो हमारी नालंदा, तक्षशिला और तमाम सारी ऐसी प्राचीन प्रतिष्ठित संस्थाओं की बात करते हैं, और वहां से लेकर आधुनिक विश्व की जो परिस्थिति है उससे कैसे अपने को जोड़ सकें, इसके लिए बहुत अच्छा, अक्सर वो कोई ना कोई मंत्र हम लोगों को दे जाते हैं, और उन्होंने एक बात उसको लेकर के कही। दूसरी बात जो मैं जिस तरफ चाह रहा हूं कि आप सब विमर्श करें आगे, क्योंकि मार्गदर्शन आप ही करेंगे। प्रोफेसर पांडे एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे, माननीय कुलपति जी गोरखपुर से, कि स्कूलों को विश्वविद्यालयों से जोड़ना चाहिए। मेरे छोटे से कार्यकाल में मैंने आते ही आदरणीय डॉक्टर बीएन मिश्रा जी इस बात के साक्षी हैं, अखबारों में भी देखते रहते हैं, व्यक्तिगत चर्चा भी होती रहती है। पहले दिन से मैंने अपने विभाग को कहा कि ये मानकर मत चलो कि ये बेसिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो इसमें विश्वविद्यालय से क्या मतलब, क्योंकि बेसिक शिक्षा का भी फ्रेमवर्क विश्वविद्यालय ही तय करते हैं। समय बेसिक शिक्षा में आने वाले टीचर्स को भी विश्वविद्यालय ही तैयार करते हैं, और जब भी कोई नीति बनती है, जब भी कोई ऐसा फ्रेमवर्क तैयार होता है, तो वो विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्वान ही करते हैं। इसलिए आपको मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस नीति के आने के पहले ही हमारा जो डाइट का टीचर्स का ट्रेनिंग का जो इंस्टीट्यूट है, उसमें हम लोगों ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स को जोड़ना शुरू किया है। उनमें अभी हमारा वर्चुअल लेक्चर चल रहा है हमारे डीएलएड के स्टूडेंट्स का, जिसमें कई विश्वविद्यालयों के जो प्रोफेसर्स हैं उनके हम लोगों ने लेक्चर कराए हैं, और आगे उनके असेसमेंट में भी के प्रोसेस में भी उनके दीक्षांत समारोह की योजना बना रहे हैं। ऐसी तमाम सारी कोशिशें कर रहे हैं। और माननीय राज्यपाल महोदया, क्योंकि उनका बड़ा इंटरेस्ट है शिक्षा क्षेत्र में, इसलिए हमने उनसे आग्रह भी किया है कि माननीय कुलपति जी लोगों के माध्यम से किस तरह से विश्वविद्यालयों के छात्रों का इंटरेक्शन हमारे बेसिक शिक्षा के
जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनके साथ बढ़े, इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। तो प्रसन्नता यह है कि इस पॉलिसी में उसका केंद्र बिंदु शिक्षक को माना गया है। आदरणीय त्रिपाठी जी और हम सभी लोग जिस परंपरा से, जिस विचारधारा से जुड़े हैं, हम लोग अक्सर ये चर्चा करते थे कि प्राचीन भारत में जो शिक्षक की भूमिका रही है, जो उसकी महत्ता रही है, जो उसका उसके व्यक्तित्व और कृतित्व का एक जो औरा रहा है, वो कम होता जा रहा है, उसकी गरिमा कम होती जा रही है। नौकरशाही के जाल में जिस तरह से वो उलझता जा रहा है, उसकी गरिमा को फिर से बहाल करने की और शिक्षक को इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र बिंदु में रखने का प्रयास इस नई शिक्षा नीति में किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले जो भी शिक्षा नीति आई, चाहे वो आजादी के बाद की पहली नीति आई या फिर 1986 में दूसरी नीति आई, उन दोनों में ज्यादातर जोर इस बात पर दिया गया कि एक्सेस कैसे बढ़े और इक्विटी कैसे हो, और वो जेन्युइन भी था, गलत भी नहीं था, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी हमारे देश में स्वतंत्र भारत के बाद, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हर बच्चे को शिक्षा कैसे प्राप्त हो और बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो, गरीब अमीर सबको शिक्षा उपलब्ध हो सके। तो उसी बात पर ज्यादा जोर दिया गया। लेकिन इस एक्सेस और इक्विटी के को ज्यादा जोर देने के कारण कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता वाला पक्ष ये थोड़ा सा किनारे रह गया था, ये उसके केंद्र बिंदु में नहीं बन पाया था। इस नई शिक्षा नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक्सेस और इक्विटी, सबको शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इन सब चीजों की बात की गई है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। क्योंकि जब आधार स्तंभ ही जो इस पॉलिसी का है, जो इसका बैकग्राउंड ही है, उसको हम देखेंगे हम लोग तो 3-4 बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक तो एक्सेस पर ध्यान दिया गया है, इक्विटी पर ध्यान दिया गया है, अफोर्डेबिलिटी पर ध्यान दिया गया है, अकाउंटेबिलिटी पर भी ध्यान दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस पॉलिसी की है वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। इस पहली बार एक ऐसी नीति आई है जो विद्यार्थियों को पूरी आजादी देती है इस बात की कि वो क्या पढ़ेगा, कब तक पढ़ेगा, कब कहाँ एंट्री करेगा, कब कहाँ एग्जिट कर जाएगा। ये पूरी आजादी इस पॉलिसी में दी गई है। आप देखें, जिसको 10+2 सिस्टम में सेकेंडरी लेवल कहते थे, और अभी जिसको जो माध्यमिक शिक्षा का अंतिम स्टेज है, जिसको हाई स्कूल लेवल कहा गया है। हाई स्कूल अभी तक क्या था, कक्षा 10 पास करने के बाद अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देता था किन्हीं कारणों से, या कहीं और व्यस्त हो जाता था, या किसी और ट्रेड में चला जाता था, तो फिर इंटरमीडिएट में प्रवेश लेने में उसको बहुत कठिनाई होती थी। लगभग असंभव हो गया था कि वो फिर से रेगुलर 11th और 12th की पढ़ाई कर पाए। लेकिन पहली बार ऐसा सिस्टम दिया गया है कि अगर उसने 9th और 10th का एजुकेशन पूरा किया और एग्जिट कर गया किसी कारण से, तो वापस वो 11th 12th में अगर फॉर्मल एजुकेशन में जुड़ना चाह रहा है तो जुड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात इस पॉलिसी में है जो मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की गई। मैं अपना उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं पीसीएम ग्रुप का छात्र था इंटरमीडिएट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिजिक्स मुझे बहुत पसंद थी, मैथमेटिक्स भी काम भर की आती थी, लेकिन केमिस्ट्री से परेशान होकर के मैंने साइंस की स्ट्रीम को छोड़ दिया। तब हम लोग छोटी जगहों पर थे, जैसे पांडे सर कह रहे थे कि टाट पट्टी, और उस दौर से हम लोग भी वहीं से निकल कर आए। तो ये पता नहीं था कि केमिस्ट्री की जगह पर ज्योग्राफी को या डिफेंस स्टडीज को या स्टैट्स को ऑप्शन के रूप में लिया जा सकता है। इस जानकारी के अभाव के कारण केमिस्ट्री के डर से हमने बीएससी करना छोड़ दिया, और फिर मैं आर्ट्स में गया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में लेकर एडमिशन। ये हमारी मजबूरी वाला निर्णय था, लेकिन इस पॉलिसी ने यह विद्यार्थी की पसंद का निर्णय बना दिया है कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी म्यूजिक, हम देखते हैं बहुत सारे मतलब रामविलास शर्मा जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि मैथमेटिक्स के व्यक्ति और कितने बड़े साहित्यकार रहे। तमाम सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जिन लोगों की मेन स्ट्रीम कुछ और रही है, लेकिन उनका जो एक्सेल हुआ, उनके एक विद्वान के रूप में उनकी जो प्रतिष्ठा है वो किसी दूसरे विषय में है। अब आप कल्पना करिए अगर उनको ये छूट मिली होती
किसी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को पढ़ाई के समय ही साथ में हिंदी पढ़ने की, साथ में म्यूजिक पढ़ने की, साथ में फिलॉसफी पढ़ने की, तो क्या दौर रहा होता। तो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात जो इस पॉलिसी में है कि उसने फिजिक्स के टीचर उपदेश वर्मा को एक फिलॉसफी पढ़ने की भी छूट दी है, जो होलिस्टिक अप्रोच जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की चर्चा करते समय हम लोग अक्सर बात करते हैं, और जो पूरी भारतीय मनीषा में है, जिस एकात्म भाव की, उस तरफ ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों को ले जा रही है। कई सारी बातें हैं, मैं सारे बिंदुओं की चर्चा नहीं करूंगा, बहुत सारी बातें आप लोगों के उसमें आ गई हैं। एक जो बात आई है खास करके हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए, बेसिक शिक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से और कक्षा 8 तक वरीयता के आधार पर जो मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में जो शिक्षा देने की बात कही गई है, वो इसकी आवश्यकता बहुत दिनों से समाज में अनुभव हो रही थी। हम में से अधिकांश के जिनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं, वो अपने ऊपर कितना दबाव महसूस करते हैं, कितनी मजबूरी में उनको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे शब्द जिनको वो रटते हैं, बोलते हैं, लेकिन अगर आप पलट कर पूछ लीजिए कि इसका मतलब क्या है, तो वो बहुत जोर डालते हैं अपने मन मस्तिष्क पर, वो समझ नहीं पाते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है। तो इस तरफ ये पूरा विस्तार से इस पॉलिसी में व्याख्या की गई है कि किस तरह से बच्चे की अगर परिवार की भाषा में और उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, और इस पर भी ध्यान दिया गया कि उसके स्थानीय परिवेश से जुड़ा हुआ शिक्षक भी स्थानीय हो, ताकि दोनों की बोली भाषा, दोनों का संस्कार, दोनों का परिवेश एक जैसा हो, तो बच्चे की जो सीखने की क्षमता होगी वो बेहतर होगी। ये स्वागत योग्य है। बीच में तमाम तरह का भटकाव इस दिशा से आया है। हमारे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में भी मेरे आने के पहले ही 15,000 स्कूल हमने इंग्लिश मीडियम के खोले हैं। हमको भी उसको लेकर के एक बार रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें जो कही हैं, जो उन्होंने कल कहा कि भेड़ चाल वाली स्थिति, तो भेड़ चाल के शिकार कई बार हम भी हो जाते हैं। ये लगा कि नहीं, समाज को इंग्लिश मीडियम स्कूलों की जरूरत है, तो हमारे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल शुरू कर दिए। लेकिन पॉलिसी जिस तरफ इशारा कर रही है, एक बार इन सब चीजों की समीक्षा करनी पड़ेगी, उस आधार पर निर्णय लेना पड़ेगा। जो एक महत्वपूर्ण जो बात आई है कि क्या पढ़ा जाए यही जरूरी नहीं है, कैसे पढ़ा जाए ये भी ज्यादा जरूरी है। और इस बात को ध्यान में रख करके मैं जानबूझ करके बेसिक एजुकेशन से जुड़े हुए ज्यादा पक्षों पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर उच्च शिक्षा से जुड़े हुए यहाँ विद्वान हैं। उस पर आप सब आने वाले दिनों में भी चर्चा करेंगे, और अभी चूंकि सीधी जिम्मेदारी वहां से है। जैसे आप देखिए, वोकेशनल एजुकेशन पर जोर देने की बात की गई, वो कक्षा 6 से। मुझे याद है आदरणीय त्रिपाठी सर, हम जूनियर हाई स्कूल में पढ़ करके आए सरकारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय से। हमारे स्कूल में क्यारियां बनी हुई थी, और जैसे ही कोई बच्चा कक्षा 6 में एडमिशन लेता था, एक एक क्यारी सबको अलाट हो जाती थी। हमारा जब एग्जाम होता था तो हमको किसी न कोई वहां उगाना पड़ता था। कोई धनिया की खेती करता था, कोई लहसुन की खेती करता था, कोई इस तरह के शॉर्ट टर्म में जो पैदा होने वाली फसल थी, गेहूं, धान, ये सबको लगाना पड़ता था। अपने नाम की तख्ती हम वहां लगाते थे, और हमारे टीचर उसको इवेल्युएट करते थे। और जब इवेल्युएट करते थे तो देखते थे किसने अच्छी क्यारी बनाई है, किसने अच्छे से सिंचाई की है, किसकी फसल अच्छी है, और उस आधार पर हमको अंक मिलता था। जिस टाट पर हम बैठते थे, उस टाट का बनाना भी उस स्कूल में सिखाया जाता था हमको। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो गई। और आप देखिए, एक आंकड़ा आप सब लोगों के सामने है, मेरे सामने भी इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिया भी गया है कि दुनिया के जो 19 से 24 का जो एज ग्रुप है, 18 वर्ष तक हम उसको नाबालिग मान लेते हैं कि काम नहीं करना चाहिए उसको। 15 साल तक जो एक कानूनी परिभाषा है कि 15 साल के बच्चे को काम नहीं करना चाहिए, बाल चाइल्ड लेबर में आएगा। 19 से 24 की उम्र तक में जो वर्क फोर्स है, जो काम करने वाली पॉपुलेशन है, वो परसेंटेज देखिए आप, अमेरिका में है 52%। 19 से 24 से उम्र के लड़के, नौजवान लड़के लड़कियां ये काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं। जर्मनी में 75% है, साउथ कोरिया में 96% है। ये सब विकसित देश हैं। ऐसा नहीं है कि उन बच्चों के घर पर व्यवस्था नहीं है, उनकी कोई आर्थिक संसाधनों की कमी है।
लेकिन वो एक वर्किंग कल्चर है जिसके कारण 19 से लेकर 24 वर्ष के एज ग्रुप में इतने लोग वर्क फोर्स का हिस्सा बनते हैं। और हमारे देश में परसेंटेज कितना है? ये 5% है, 5% है। 30 साल की उम्र तक आते आते ये एहसास होता है कि हमको कुछ करना चाहिए। और उसका कारण यह है कि शिक्षा में वोकेशनल एजुकेशन को उतना महत्व तो नहीं दिया गया। इसलिए इस बात को समझते हुए इस पॉलिसी में मिडिल स्कूल का जो लेवल है, जो 5+3+3+4 की बात कही गई है, उस स्टेज में आकर के जो दूसरा 3 है, उसी स्टेज से आकर के व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। और जब मैं इसको जोड़ता हूं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से और मोदी सरकार द्वारा पिछले 5 सालों में चलाई गई कई योजनाओं से, और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सारे चीजों को अगर आप एक साथ जोड़िए तो ये लगता है कि एक भविष्य के एक व्यवसायिक भारत, एक उद्यमी भारत, जो हम बार बार एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते हम लोग भी जब भी देश की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करते हैं तो यही बात आती है कि इस देश में उद्यमिता के भाव का अभाव है। उस उद्यमिता के बोध को बाल मन से ही पैदा करने के लिए, कक्षा 6 से ही बच्चों के मन में भरने के लिए निश्चित रूप से ये नींव के पत्थर का काम करेगा। और इसी तरह से जो टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर के जो बात कही गई है, जो विशेष ध्यान देने की, टीईटी जैसी व्यवस्था को सेकेंडरी लेवल तक के टीचर्स में भी लागू करने की बात, उनके कंटिन्यूअस प्रोफेशनल बेटी सबकी चर्चा करने के बजाय केवल एक तरह का टीचर ट्रेनिंग सेकेंडरी लेवल पर, बीएड की जो बात की गई है, 1 साल का बीएड, 2 साल का बीएड और 4 साल का बीएड, अलग अलग स्टेज पर के जो डिप्लोमा का हम सर्टिफिकेट कोर्स दे दें, डिप्लोमा कोर्स दे दें और फिर बैचलर की डिग्री दे दें। कोई पीजी करके आया, अभी कैसी विडंबना थी, जो ग्रेजुएशन करके आता है वो भी 2 साल बीएड करता है, जो पीजी करके आता है वो भी 2 साल बीएड करता है, उसका 1 साल बेकार जाता है। तो जो अभी हमारे विद्वानों की चर्चा के पीछे बात आ रही थी कि पूरी फ्लेक्सिबिलिटी जो दी गई है बच्चों को कि एक साल का उपयोग, पांडे सर को मैं ध्यान से सुन रहा था, वो कह रहे थे एक गरीब बच्ची जो फर्स्ट ईयर की टॉपर थी लेकिन उसकी एजुकेशन आगे नहीं बढ़ पाई। अगर ये सिस्टम उस समय रहा होता तो उस 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स के आधार पर या उस 1 साल के डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेकर भी वो बिटिया कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में आ जाती और उसकी जो प्रतिभा थी उसकी प्रतिभा का हम उपयोग कर सकते थे। तो इस चीज को भी इस पॉलिसी में बहुत ध्यान दिया गया है। कुछ बातें जिसकी ओर इशारा त्रिपाठी सर कर रहे थे, क्योंकि बरसों से हायर एजुकेशन में तपस्या कर रहे हैं, तमाम सारे चुनौतियों का खुद सामना करते हैं और एक प्रशासक रहे हैं, विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, तो उन कठिनाइयों को भी समझते हैं। इसलिए जो बात उन्होंने कही है, जो विश्वविद्यालयों की ऑटोनॉमी की जो फ्रेमवर्क आया है, इस फ्रेमवर्क में विश्वविद्यालयों को बिल्कुल बांधने की जरूरत नहीं है। ये एक गाइडिंग पॉलिसी के रूप में विश्वविद्यालयों को दे करके विश्वविद्यालयों को एक लेवल की स्वायत्तता देनी पड़ेगी कि वो तय करें कि कोई 4 इयर्स का कोर्स डिजाइन कर रहे हैं तो 4th ईयर में अगर रिसर्च को उसमें इनकॉर्पोरेट करने की बात है तो वो कैसे करेंगे, कितना करेंगे, उनके पास कितने संसाधन हैं, किस तरह के कर सकते हैं, और उसमें वर्चुअल लैब जैसी जो बातें आई हैं उनकी उपयोगिता कैसे होगी। तो एक स्वायत्तता विश्वविद्यालयों के स्तर पर होनी चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नौकरशाही का हस्तक्षेप उसमें कम होना चाहिए। जो हमारे उच्च शिक्षा से जुड़े हुए विद्वान हैं, अगर कोई फ्रेमवर्क भी बनाना है, कोई पॉलिसी गाइडलाइन भी बनानी है, कोई एक तरह की सिमिलरिटी भी तय करनी है विश्वविद्यालय स्तर पर, तो हमारे जो कुलपति हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, इनकी कमेटियों के माध्यम से कोई ना कोई एक विजनरी फ्रेमवर्क बना करके इस दिशा में सोचने की जरूरत है। जैसे जो बात आ रही है कि 2030 तक संबद्धता का सिस्टम खत्म करना है, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी पर बोझ नहीं बनेगा, एफिलिएशन का कोई सिस्टम नहीं रहेगा, हर कॉलेज अपने आप में ऑटोनोमस होगा। ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग जॉब है कि आने वाले 10-15 वर्षों में ये कैसे संभव होगा, क्योंकि उसका फर्क पड़ता है। आप देखिए हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनसे संबद्ध कॉलेजों की संख्या कम है, उनके काम की क्वालिटी अच्छी है और उनकी डाइवर्सिटी अच्छी है, वो बहुत सारी चीजों पर ध्यान दे पाते हैं। लेकिन जहां कॉलेजेस की संबद्धता ज्यादा है, फिर वहां प्रशासनिक दायित्व इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जो एकेडमिक पोर्शन है वो निश्चित रूप से कई बार पीछे छूट जाता है। तो कई सारी बातें ऐसी हैं इस पॉलिसी में। जिन लोगों ने भी कल माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना है,
एक प्रसन्नता का विषय है कि उन्होंने कहा कि ये केवल एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये बड़ी मेहनत से बड़े लंबे विचार विमर्श की प्रक्रिया के द्वारा ये पॉलिसी आई है। उसको तो उन्होंने देखिए, सरकारों का जो कन्विक्शन होता है वो बहुत कुछ तय करता है कि पॉलिसी किस हद तक जाएगी। 1986 में भी पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, लेकिन वो केवल एक लिखा पढ़ी के स्तर पर रह गई, जो व्यवहारिक रूप से जो लागू होना था वो नहीं हो पाई, क्योंकि सरकारों ने प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। लेकिन जिस तरह से कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक महायज्ञ है, जब कोई देश का प्रधानमंत्री किसी शिक्षा नीति को एक महायज्ञ कहता हो और सार्वजनिक रूप से कहता हो कि जहां तक पॉलिटिकल बिल की बात है मैं पूरी तरह से इस नीति के साथ खड़ा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने मंथन और कितने विचार विमर्श के बाद ये पॉलिसी आई होगी और उसके साथ सरकार की प्रतिबद्धता कितनी है। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद अच्छा कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इस पॉलिसी में है, यद्यपि कि हम लोग अक्सर एक शिक्षक के रूप में, एक छात्र संगठन के प्रतिनिधि के रूप में ये नारा देते आए हैं कि बात सही है, 100% शिक्षा व्यय हो, 10%। हमारी एक अध्यापक के रूप में मैं अगर अपनी बात कहूं तो हम सब की ये अपेक्षा है अभी भी कि जीडीपी का कम से कम 10% देश की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च होना चाहिए। लेकिन तब भी संतोष की बात है कि जो मुश्किल से 3%, 4% तक जहां तक पहुंचा था, उससे बढ़ाकर सरकार ने जीडीपी का 6% देश की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करने की बात कही है। और ये कहा है कि किसी भी लेवल पर संसाधनों की कमी आड़े नहीं आने पाएगी, सरकार उसकी पूरी व्यवस्था करेगी। ये भारत सरकार की एक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। हम सब लोग भी उस दिशा में काम कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो इसमें आई है, जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की ओर जो बढ़े हैं हम लोग, एक सिंगल स्ट्रीम से आगे बढ़ करके, और उसमें जो बात जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, आज का वैश्विक परिदृश्य बड़े तेजी से बदल रहा है, हर 10 साल बाद का विश्व अलग ढंग का होता है। अब हम एक विधा के विद्वान के रूप में हम आए, हम काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, और जब काम करना हमने शुरू किया, थोड़े दिनों तक काम किया, तो अचानक से उस क्षेत्र की परिस्थिति ही बदल गई। इसलिए समय समय पर हमको री स्किल करने की जरूरत है, अप स्किल करने की जरूरत है। हमने देखा है बहुत सारे लोग जो एक समय में अपने अपने फील्ड के विशेषज्ञ थे, बड़े बड़े संस्थाओं ने उनको उनकी मनचाहे वेतन पर उनको हायर किया, लेकिन बाद की परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता नहीं रह गई तो उनको किनारे कर दिया। आज ही कल्पना करिए कि जो टीचर और जो हमारे शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हुए लोग इस वेबिनार और ऑनलाइन क्लासेज और डिजिटल दुनिया से जो रूबरू नहीं होंगे, वो कितना सरवाइव कर पाएंगे। या आज जो कुछ चल रहा है वो अपने घर में बैठ करके असहाय महसूस कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो अखबार में पढ़ते हैं, अगले दिन की ये वेबिनार हुआ, उससे इतने लोग जुड़े, तो उनको एक निराशा होती है। तो इसलिए एक जो ये इस पॉलिसी में जो अनुभव किया गया कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो हम कहते हैं कि कोई भी एक अध्यापक भी आजीवन विद्यार्थी बना रहता है, उस बात का जो अनुभव किया गया है, कंटिन्यूअस एजुकेशन को, कंटिन्यूअस स्किलिंग अप को, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर के कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके जो पॉलिसी लाई गई है, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में 21वीं सदी का जो विश्व है, उसके अनुरूप 21वीं सदी का नया भारत तैयार करने में, और दुनिया की जो आवश्यकता है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कल का उनका भाषण अगर हम जिन लोगों ने भी सुना होगा, पूरी पॉलिसी का निचोड़ उन्होंने सामने रख दिया है कि पूरी दुनिया की टैलेंट और टेक्नोलॉजी की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को हमारा ये नया भारत पूरा कर सकता है। उसमें वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है। बस जरूरत इस बात की है कि उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करें, उस हिसाब से हम अपने बच्चों को, इसलिए आप देखिए एक दौर ये चला था कि कक्षा 6 वर्ष की उम्र तक के से कम बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए। ये बात आ गई थी कि 5 साल के आलोचना होने लगी थी उन अभिभावकों की जो 2.5 साल 3 साल में अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेज देते थे। कहा जाता था अरे पति पत्नी वर्किंग में है, इसलिए अपना पल्ला झाड़ने के लिए बच्चों को स्कूल भेज दे रहे हैं। ये आलोचना हो रही थी इस विषय की, लेकिन इस पॉलिसी में उसको गंभीरता से समझा गया। जो रिसर्च आए हैं मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्र के, कि 3 साल से लेकर के 6 साल की उम्र तक बच्चे के 85% भाषाई ज्ञान और अन्य तरह के ज्ञान का विस्तार हो जाता है। इसलिए जो 10+2 की जगह पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो स्ट्रक्चर में हुआ है, जो 5+3+3+4
4 का स्ट्रक्चर आया है, जो फाउंडेशन बनाने की, एक बुनियादी शिक्षा की जो फाउंडेशन लर्निंग की बात आई है 5 साल की उम्र तक, 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक, ताकि बच्चा स्कूलिंग के लिए तैयार हो सके। और उसके बाद से फिर जो 3 साल की जो उसकी शिक्षा है 2 से लेकर के और 5 तक, जो उसको प्रिपेयर कर रही है कि वो परिचित हो सके चीजों को, जो प्ले का जो वर्ड है, जो प्ले के माध्यम से शिक्षा है, उससे आगे जाकर के अक्षरों की दुनिया में और अंकों की दुनिया में प्रवेश कर सके। और उसके बाद फिर अगला जो 3 का स्टेज है, जो जिसको हम मिडिल स्टेज कहते हैं, जिसमें वो विषयों से परिचित हो सके, अलग अलग सब्जेक्ट टीचर से रूबरू हो सके। ये गणित का क्लास है, ये विज्ञान का क्लास है, ये कृषि विज्ञान का क्लास है, ये सामाजिक विज्ञान का क्लास है, ये भूगोल का क्लास है। और उसके बाद फिर हाई स्कूल लेवल, पूरे सेकेंडरी को, +2 को इस नई पॉलिसी में हाई स्कूल लेवल कहा गया है, जो 2 हिस्से में बटा है, 9 और 10 और फिर 11 और 12, जिसमें वो विभिन्न डिसिप्लिन्स के लेवल पर जाएगा। और एक बड़ा दायरा उसको दिया गया है, जो आर्ट, साइंस और कॉमर्स में उसका विभाजन नहीं करता है। बहुत सारे कॉमर्स के लड़के वो साथ में गणित भी पढ़ना चाहते थे, या गणित के लड़के जो साथ में संस्कृत भी पढ़ना चाहते थे। उन सब चीज का एक व्यापक फैलाव जो ये स्ट्रक्चर दे रहा है, और ये भी दे रहा है कि वो एक बार 9-10 के बाद वो एग्जिट भी कर सके और फिर आकर के चाहे तो 11-12 में ज्वाइन कर सके। ये जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, वो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हम लोगों को नई दिशा में ले जाएगा। इसी तरह से जिस तरह हायर एजुकेशन में बहुत सारी बातें कही गई हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की वो बात कही गई है। हर संस्थान, कोई इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट, मेडिकल का इंस्टीट्यूट, आर्ट्स का इंस्टीट्यूट, कॉमर्स का इंस्टीट्यूट बनकर न रह जाए। जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं वो एक तरह से उच्च अध्ययन संस्थान के रूप में विकसित हों, जहां सभी स्ट्रीम की, सभी डिसिप्लिन की शिक्षा दी जा सके। एक मेडिकल को और लॉ को छोड़ करके बाकी सब के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी हो, और रिसर्च ओरिएंटेड जो एक फ्रेमवर्क बनाने का प्रयास किया जाए, उस पर जो ध्यान देने की बात कही गई। ग्रास एनरोलमेंट रेशियो जो हमारा हायर एजुकेशन में है, जो अभी 2018 के आंकड़े तक 26.4% है, उसको 2030 तक जो बढ़ा करके 50% करने की बात कही गई है। निश्चित रूप से उसकी आवश्यकता थी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बातें बहुत सारी हैं, समय समय पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा होती रहेगी, लेकिन आप सब ने जो आज विद्वानों ने मार्गदर्शन दिया है, उसके आलोक में हम लोग अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे कि जैसी इस समय देश की आवश्यकता है, जैसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मार्गदर्शन किया गया है, उसके अनुरूप सरकारी स्तर पर निर्णय लेकर के, और एक अंतिम बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि पहली बार ऐसी एक शिक्षा नीति आई है जिसने निजी और सरकारी क्षेत्र की शिक्षा के बीच की खाई को पाटने की एक बड़ी कोशिश की है, ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को और निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को पूरे करिकुलम स्ट्रक्चर को लेकर, फ्रेमवर्क को लेकर और पूरे माइंडसेट को लेकर के अंतर न महसूस हो, भेदभाव न महसूस हो, ऐसा करने की एक कोशिश की गई है। आप सबसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मूल्यवान मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसके लिए कालीचरण पीजी कॉलेज का आदरणीय मिश्रा द्वय, संयोजक डॉक्टर BN मिश्रा जी और हमारे प्रबंधक आदरणीय BK मिश्रा जी, हमारे प्रत्यक्ष रूप से तो गुरु नहीं रहे, लेकिन हम लोग अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते जिनको हमेशा अपने गुरु की भूमिका में देखते हैं, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर त्रिपाठी जी, प्रोफेसर पांडे जी, प्रोफेसर दूसरे कुलपति पांडे जी, सक्सेना जी, और सभी हमारे कालीचरण पीजी कॉलेज के सम्मानित शिक्षकगण, अन्य विद्वान जो जुड़े हैं इस पूरे वेबिनार से, सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी,